आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम को दी गई एक चुनौती है। कल्पना कीजिए, झारखंड का एक थाना, एक तरफ रेप पीड़िता का रोता हुआ परिवार, दूसरी तरफ करोड़ों की रिश्वत लेकर खड़ा एक अमीर व्यापारी, और बीच में बैठा दरोगा जो इंसाफ को पैसे के बदले बेच रहा है। लेकिन तभी उसी थाने के बाहर मैले कुचैले कपड़ों में बैठी एक भिखारिन। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भिखारिन नहीं, बल्कि नई पोस्टिंग वाली आईपीएस अधिकारी अनीता है। वो अंदर बैठी रिश्वतखोरी का हिसाब अपनी आंखों में लिख रही थी। और जब हिसाब पूरा हुआ, तो क्या हुआ होगा? 1 मिनट में वर्दी उतरी और अगले ही मिनट दरोगा सलाखों के पीछे। सुनिए पीटी साहिब पर वो पूरी घटना जिसने धनबाद के पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। झारखंड के कोयलांचल धनबाद में अनीता का जन्म हुआ था। एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में पली बढ़ी अनीता बचपन से ही असाधारण थी। उसकी प्रतिभा सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं थी। वह हर घटना को गहरी सोच के साथ देखती थी। जब भी वह समाज में कोई अन्याय देखती, कोई गरीब शोषित होता, तो उसके मन में एक ही संकल्प उठता था, मुझे यह सिस्टम बदलना है। वह जानती थी कि समाज में हो रही गलतियां और भ्रांतियां सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि अधिकार और निष्ठा के मिश्रण से सुधरेंगी। उसका लक्ष्य आईपीएस था, न सिर्फ अच्छी नौकरी, बल्कि शक्ति का सही उपयोग। उसकी तैयारी का दौर तपस्या जैसा था। एक छोटे से कमरे में बैठकर, दुनिया से कटकर, उसने सालों तक सिर्फ किताबें पढ़ी और ज्ञान अर्जित किया। अंततः उसका चयन आईपीएस के लिए हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब अनीता घर लौटी, तो घर में त्योहार जैसा माहौल था। माता पिता की आंखें गर्व से नम थीं, लेकिन जल्द ही पिता रामेश्वर दयाल ने चिंता जताई। पिता ने स्नेह से कहा, बेटी, अब तुम आईपीएस बन चुकी हो। अब तो एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर लो, किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। अनीता ने मां और पिताजी को देखा। उसके चेहरे पर एक शांत पर अटल दृढ़ता थी। पिताजी, शादी तो हमें करनी है, इसमें कोई शक नहीं, उसने जवाब दिया। लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है, वह मुझे पूरा करना है। अभी तक तो मैंने समाज को सिर्फ किताबों में पढ़ा है। मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर ज्ञान अर्जित करती रही हूं। लेकिन पिताजी, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, और हमें असली में उनका सामना कैसे करना है, यह सब मुझे देखना है। अनीता की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। अगले 4-5 साल तक मुझे सिर्फ अनुभव करना है। मुझे सड़क पर उतरकर समाज को महसूस करना है। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन अनीता अपने फैसले पर अडिग थी। उन्होंने हार मानकर कहा, बेटी, अब तुम समझदार हो गई हो, अपने फैसले खुद लो और अपना ध्यान रखना। अनीता की पहली पोस्टिंग धनबाद में ही थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बजाय उसने अपने निजी ड्राइवर राजू को एक सुनसान जगह पर छोड़ने को कहा। राजू पहले तो झिंका, लेकिन आदेश का पालन किया। सुनसान जगह पर पहुंचकर अनीता ने अपनी वर्दी, अपना रुतबा और अपना सारा सामान उतार दिया। उसने राजू से कहा, अब ध्यान से सुनो राजू, मैं यहां से अकेले जाऊंगी। किसी को मेरे बारे में, मेरी पोस्टिंग के बारे में या आज के मेरे इस सफर के बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। राजू डर के मारे कांप गया। मैडम, आप निश्चिंत रहें, कसम खाता हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अनीता ने फिर अपने बैग से फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े निकाले। उसने अपने चेहरे को धूल और कालिक से ढका, बालों को बेतरतीब किया। वह आईपीएस अधिकारी अनीता से सड़क की एक गुमनाम, लाचार भिखारिन बन गई। उसने अपनी घड़ी उतार दी, कीमती जूते उतार दिए और अपनी पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया। वह चल दी बाजार की ओर, और उसका पहला लक्ष्य था धनबाद का मुख्य पुलिस स्टेशन। जैसे ही वह थाने के पास पहुंची, उसकी आंखें एक अजीब, तेज और सतर्क तरीके से हर चीज को स्कैन करने लगीं। उसका आईपीएस दिमाग अब भी काम कर रहा था, बस उसकी वर्दी बदल चुकी थी। भिखारिन के रूप में अनीता ने थाने के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। उसका लक्ष्य था सिस्टम का असली चेहरा देखना, बिना वर्दी के। थाने के गेट पर खड़े 2 कांस्टेबल, रमेश और सुरेश, उसे देखकर तुरंत चौकन्ने हुए। रमेश ने उपेक्षा से कहा, अरे, यहां क्या कर रही है? कहीं और जाकर मांग, यहां मत परेशान कर। अनीता ने अपनी आवाज को बहुत धीमा और शांत रखा। साहब, आप अपना काम करिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूं। यह कहकर वह थाने की दीवार के पास टहलने लगी, जैसे वह किसी खास जगह या किसी खास व्यक्ति को तलाश रही हो। उसे अंदर घुसने का मौका चाहिए था, और वह जानती थी कि ऐसा मौका किसी बड़े मामले के आने पर ही मिलेगा, जब पुलिस का ध्यान उस पर से हटेगा। लगभग 20 से 30 मिनट बीत गए। अनीता ने देखा कि कांस्टेबल फोन पर फालतू की बातें कर रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को धमका रहे हैं। यहां कर्तव्य निष्ठा का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक थाने के बाहर एक चीख पुकार के साथ भीड़ जुटने लगी। यह वही मौका था जिसका अनीता इंतजार कर रही थी। अनीता ने भीड़ के बीच से कांस्टेबल सुरेश से पूछा, साहब, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? सुरेश ने थूकते हुए लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की का मामला आया है, रेप हुआ है उसका। परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने यह किया है वह शहर के सबसे बड़े अमीर व्यापारी सेठ धनराज का बिगड़ैल बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है।
ये सुनते ही अनीता के कान खड़े हो गए। पेचीदा, मतलब पैसे का खेल। उसने देखा कि भीड़ में पीड़िता का परिवार यानी रामलाल और उनकी पत्नी सीता देवी रो रहे थे। वे बेहद गरीब और लाचार दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सेठ धनराज और उसके गुंडे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वालों को आंखों ही आंखों में धमका रहे थे। अनीता ने इसका फायदा उठाया और फिसलकर थाने के अंदर घुस गई। थाने के अंदर पहुंचते ही वहां मौजूद इंचार्ज दरोगा सिंह साहब भड़क उठे। सिंह साहब ने गुस्से में दहाड़ा, अरे, इसे अंदर कैसे आने दिया? ये भिखारिन यहां कैसे घुस गई? कांस्टेबल घबराए हुए बोले, साहब, हमारी नजर इस पर नहीं पड़ी, पता नहीं कब अंदर आ गई। सिंह साहब ने आदेश दिया, इसको कुछ खाने को दे दो, पैसे दे दो और यहां से भगाओ, हमें अपना काम करने दो। अनीता ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, साहब, मैं यहां थोड़ी देर बैठना चाहती हूं, थक गई हूं, आपको परेशान नहीं करूंगी, बस उस कोने में बैठने दीजिए। दरोगा ने घृणा से उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। अनीता थाने के एक अंधेरे कोने में बैठ गई और वहां से दरोगा सिंह साहब की हर गतिविधि पर दूरबीन की तरह नजर रखने लगी। रामलाल और सीता देवी रोते हुए न्याय की भीख मांग रहे थे। सीता देवी रोते हुए कह रही थी, साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि आपको दे सकें, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ चाहिए। दरोगा सिंह साहब ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर सेठ धनराज, जो सूट बूट में आत्मविश्वास से खड़ा था, धीरे से दरोगा के पास आया। सेठ धनराज ने फुसफुसाते हुए कहा, सिंह साहब, ये लीजिए, ये आपकी मेहनत का फल है। मामला कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए, मेरे बेटे का करियर खराब नहीं होना चाहिए, आप बस इन्हें समझा दीजिए। दरोगा ने मोटी रकम का बंडल अपनी दराज में सरका लिया। पैसों के दम पर दरोगा का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने गरीब परिवार पर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, देखिए रामलाल, ये मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों लग जाएंगे, बेहतर होगा कि यहीं निपटा लें। कानून सबके लिए बराबर है, पर यहां काम आसानी से नहीं चलता। तुमसे जो बन पड़े वह करो, वरना वापस जाओ, यहां तमाशा मत करो। रामलाल अंदर से टूट चुके थे। दरोगा की फटकार और सेठ धनराज की हंसी, ये सब अनीता चुपचाप देख रही थी। उसके भीतर का आईपीएस का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। वह जानती थी कि अब समय आ गया है अपनी पहचान का उपयोग करने का। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आपसे इंसाफ की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आप हमें ही डांट रहे हैं। क्या गरीबों को न्याय मिलना इतना मुश्किल है? दरोगा ने अपनी कुर्सी पर आराम से टेक लगाई। मुश्किल नहीं है, बस महंगा है। अब जाओ, घर जाओ, मैं तुम्हारे केस को गहराई से देख लूंगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई करूंगा। यह सिर्फ एक झूठ था। रामलाल और सीता देवी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। वे भावुक होकर दरोगा के सामने हाथ जोड़कर बाहर निकल गए। जैसे ही गरीब परिवार थाने से बाहर निकला, दरोगा ने तुरंत सेठ धनराज से बचे हुए पैसे लिए और ठहाका मारते हुए कहा, चिंता मत करो सेठ जी, ये सब तमाशा करते हैं। मैं कल सुबह ही रिपोर्ट लगा दूंगा कि लड़की के बयान में विरोधाभास है। थाने के बाहर बैठी भिखारिन रूपी अनीता ने उन्हें रोका। क्या हुआ, पूरा मामला बताइए, अनीता ने रामलाल से पूछा। रामलाल चिढ़ते हुए बोले, हम जो सह रहे हैं वह हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या मतलब, अपना काम करो। सीता देवी ने गौर किया कि यह भिखारिन बेहद साफ सुथरा हिंदी में बात कर रही है और उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी है। थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें शक हुआ। कांस्टेबल रमेश अनीता के पास आया और बोला, तुम कौन हो, हमें सच सच बताओ, तुम्हारी भाषा और तुम्हारा ढंग भिखारिन जैसा नहीं है। यही वो पल था, वो पल जब कर्तव्य ने भ्रष्टाचार पर विजय की हुंकार भरी, वो पल जब वर्दी की शक्ति ने पैसे की ताकत को धूल चटाई। आईपीएस अधिकारी अनीता ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने अपने चेहरे से कालिक पोंछी, अपने बाल संवारे और अचानक खड़े होकर सीधे कमांडिंग टोन में दहाड़ लगाई, मैं आईपीएस अनीता, धनबाद की नई नियुक्त अधिकारी हूं, और तुम लोगों ने अभी अभी अपनी आंखों के सामने न्याय का जो सौदा किया है उसका हिसाब अब यहीं होगा। पूरा थाना सन्न रह गया। दरोगा सिंह साहब, जो अभी अभी रिश्वत की दराज बंद कर रहे थे, उनके हाथ पांव फूल गए। सेठ धनराज का आत्मविश्वास एक सेकंड में हवा हो गया। रमेश और सुरेश जैसे कांस्टेबल जमीन में गड़े गए। अनीता ने दरोगा को फटकारते हुए कहा, सिंह साहब, तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने की थी, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी को कुछ चंद कागज के टुकड़ों के लिए बेच दिया। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी सारी करतूतें देखी हैं। अब तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी पुलिसकर्मी घबराकर उसे सलाम ठोंकने लगे। सिंह साहब गिड़गिड़ाने लगे, मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अनीता ने तुरंत अपने मोबाइल से उच्च अधिकारियों को फोन किया और पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। उसने दरोगा सिंह साहब को सख्त लहजे में चेतावनी दी, तुम्हारी लालच की वजह से एक गरीब परिवार का विश्वास टूटा, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। सेठ धनराज को रिश्वत देने और मामले को प्रभावित करने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया गया। दरोगा और कुछ कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। अनीता ने रामलाल और सीता देवी को अपने असली रूप में न्याय का भरोसा दिया। उनके चेहरे पर पहली बार इंसाफ की उम्मीद की चमक दिखी।
यह घटना पूरे धनबाद शहर में आग की तरह फैल गई। लोग आईपीएस अधिकारी अनीता की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर जगह बस यही बात हो रही थी कि कैसे एक आईपीएस अधिकारी ने भिखारिन का वेश धारण कर भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। पीटी साहिब का अंतिम संदेश। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सचेत करना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म कर्तव्य की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। एपीएस अनीता ने साबित किया कि एक सच्चा अधिकारी वह है जो गरीबों, पीड़ितों और शोषितों के लिए खड़ा हो, न कि सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित रहे। जब तक हम सब अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से नहीं निभाएंगे, तब तक यह सिस्टम ऐसे ही अंधेरे में डूबा रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और हमें इनसे कैसे निपटना चाहिए, तो ऐसी और भी प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल पीटी साहिब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी निष्पक्ष राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। याद रखें, सचेत रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और कहानी।